प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारी टीम के हमारे वरिष्ठतम और महत्वपूर्ण सदस्य उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपना नामांकन कर रहे हैं। उनके प्रति मैंने सुबह ही अपनी शुभेच्छा व्यक्त की है। मैं अपनी टीम की ओर से यहां पर मेरे साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, केंद्रीय खेलकूद और सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री और प्रदेश के सह प्रभारी श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज लखनऊ के लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और मुख्यालय के प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष और सुप्रसिद्ध दलित चिंतक श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी समेत अपने इस पूरी टीम के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 5 वर्ष का कार्यकाल जब हमारी सरकार अपना पूरा कर रही है तो स्वाभाविक रूप से 5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ संकल्प लिए थे। उन संकल्पों की दिशा में पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने क्या कुछ किया है, उसकी रिपोर्ट देना भी ये मेरा परम दायित्व है और अपने उसी परम दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर मैं अपनी टीम के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। 5 वर्ष के कार्यकाल की इस अवधि के दौरान 3 वर्ष की एक यात्रा हमारी वह है जिसमें निर्विघ्न रूप से प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन अगले 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने के बेहतरीन अनुभव भी थे और जो व्यावहारिक कार्य योजना भारत ने लागू की उसके परिणाम को भी दुनिया ने सराहा है। केंद्र सरकार ने समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राज्यों के साथ संवाद भी रखते थे
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उपराज्यपालों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा। आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को, जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाली 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले ली है। अगर मैं प्रिकॉशन डोज की बात करूं, जो 60 साल से ऊपर के किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या हेल्थ वर्कर्स की बात है, तो वह 15,38,992 लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। और 15 to 16 जो 17 जो 15 प्लस से जुड़ी 15 से 17 वर्ष के जो यूथ हैं, इसमें भी 1,67,281 यूथ ने फर्स्ट डोज ले ली है। कुल मिलाकर के 26,48,06,934 वैक्सीन की डोजेज अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर दी जा चुकी है। प्रथम वेव को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई थी। हमारे यहां के युवा, हमारे यहां के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान में गए थे, लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई, यह सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया और उस कार्य को उस समय निभाया ही। उत्तर प्रदेश के 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए थे, जब उनके सामने संकट आया तो उन्हें सफलतापूर्वक उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन के माध्यम से हर राह चलते हुए राहगीर, भरण पोषण के माध्यम से प्रदेश के अंदर के उस समय हर एक श्रमिक के और हर एक परिवार के साथ राज्य सरकार ने जहां पहली वेव के दौरान सफलतापूर्वक कुछ मॉडल स्थापित किए थे। ऑक्सीजन की क्राइसिस के फलस्वरूप प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश ने 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए। आज उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। सेकेंड वेव को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद थर्ड वेव को भी आज हम लोग पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। थर्ड वेव में हमारे यहां 17 जनवरी को 1,06,616 एक्टिव केस थे 17 जनवरी को, और आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी को एक्टिव केस की संख्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वह मात्र 41,471 है। आप देख सकते हैं कि पिछले यानी 60,000 से अधिक मामले कम हुए हैं पिछले 15 दिन के अंदर।
देश के अंदर सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 10,47,00,600 से अधिक कोविड टेस्ट अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और कोविड की थर्ड वेव के बारे में जो आशंका थी, इस आशंका को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सफलतापूर्वक नियंत्रित करते हुए जीवन और जीविका को बचाने के कुछ मॉडल खड़े किए हैं। कोरोना जैसी महामारी भी तात्कालिक दृष्टि से हमारी स्पीड को कम करने के लिए थोड़े बहुत ब्रेकर के रूप में कोविड सामने आया है, लेकिन उस सब के बावजूद आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद यह वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश ने कुछ अन्य बातें इस दौरान तय की। खासतौर पर निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो, इसके लिए व्यवसाय की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 15-16 में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 14वें स्थान पर था। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने का इच्छुक रहता तो उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई भी निवेशक होता वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। यानी देश और दुनिया का कोई भी निवेशक होगा, अगर उसे देश के अंदर कहीं निवेश करना होगा तो जो 3 महत्वपूर्ण गंतव्य उसके सामने होंगे, उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा और वह आसानी से निवेश वहां पर करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन और नौकरियों को देने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी दुनिया के अंदर हर एक जगह अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी असर पड़े, रोजगार पर विपरीत असर पड़ा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्किल मैपिंग की हर एक प्रवासी कामगारों से सबमिट की। हम अपना सीडी रेशो बढ़ाने में सफल रहे,
जिस राज्य में बैंकों में जमा धन जमा प्रदेश की पूंजी के अनुपात में 41% लोग ही लोन ले पाते थे, उस राज्य में यह बढ़कर के लगभग 57 से 60% तक पहुंचा है। सीडी रेशो को हमने बढ़ाया, एमएसएमई सेक्टर में व्यापक पैमाने पर लोन उपलब्ध करवाया, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए, तकनीक को बढ़ाया, और जब देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था, आज वह 3% पर आया है। यह किसी भी राज्य के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है। मित्रों, इसमें बहुत कुछ सरकार ने इन 5 वर्षों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है यहीं पे संतुष्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें प्राप्त होने वाली सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करेगी, लेकिन उससे हम प्रफुल्लित होकर के आत्मसंतुष्टि लेकर के बैठ जाएं, इससे काम नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश आखिर नंबर 1 स्थान पर क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? देश का अग्रणी राज्य क्यों नहीं बन सकता? अगर आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, नंबर 1 का राज्य है, तो फिर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी नंबर 1 क्यों नहीं हो सकती? इस दिशा में प्रयास किए जाने की दिशा में सरकार ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है, उसी दिशा से आज मैं यहां पर इस पीसी के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। लेकिन ये चीजें जो हमें सफलता भी प्राप्त हुई है, इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़े, और उसमें सबसे पहला सेक्टर था वो था सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का। ये भी उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के बाद एक सपना था, कोई तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था, और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी। लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। पारदर्शी तरीके से हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। 86,000 पुलिस कार्मिकों को इस दौरान जो उनके वर्षों से लंबित प्रमोशन थे, उन प्रमोशन को भी इस दौरान संपन्न किया गया, और प्रदेश के अंदर जिस भर्ती पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, इन सबको, उन सभी कमियों को दूर करते हुए पारदर्शी और ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से हमने इन कार्यक्रमों को संपन्न किया। पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयास किए। पुलिस वेल इक्विप्ड हो, तकनीक से भरपूर हो, और हम उसे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सकें। पुलिस लाइन नहीं थी, बहुत सारी जगह थाने के भवन नहीं थे, उनके पास साधन नहीं थे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस में भारी संख्या में भर्ती नहीं हो पा रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे।
तकनीक का दूर दूर से संबंध नहीं रह गया था। अगर मैं साइबर पुलिसिंग की बात करूं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 75 जनपद हैं, लेकिन साइबर थाने मात्र 2 थे। एफएसएल की कोई लैब नहीं थी। फॉरेंसिक जांच के लिए तो हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था या फिर मोबाइल वैन को चला करके उसकी खाना पूर्ति होती थी। आज उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो अपने यहां फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया है। 18 रेंज हैं, सभी रेंज में फॉरेंसिक लैब की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। 6 फॉरेंसिक लैब हमने क्रियाशील कर दी हैं और इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल जो देश के सिविल पुलिस का सबसे बड़ा बल है, इसमें महिला पुलिस कार्मिक मात्र 10 यानी जितनी थी आज उसके ठीक 3 गुना है। यानी 5 वर्ष में उसके 3 गुना महिला पुलिस कार्मिकों को भर्ती किया गया, उनकी ट्रेनिंग हुई, वे अपनी सेवाएं राज्य को दे रही हैं, महिला सुरक्षा का एक सशक्त नमूना प्रस्तुत कर रही हैं और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अब हम लोगों ने महिला पुलिस बीट अधिकारी की तैनाती भी कर दी है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं, सभी 1535 थानों में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्थ डेस्क पहले से स्थापित है, ये सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ये भी देखा है कि अपराध नियंत्रण में इससे कैसी सफलता प्राप्त हुई। जहां पिछली सरकारें रिफॉर्म करने में, पुलिस मॉडिफिकेशन करने में विफल थी क्योंकि वह पुलिस को अपना व्यक्तिगत टूल बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहती थी, उससे ठीक इतर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पुलिस में रिफॉर्म करने में कोई कोताही नहीं बरती। 4 पुलिस कमिश्नरेट हम लोगों ने लागू की, पुलिस की अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किया। हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा, हर थाना में पुलिस कार्मिकों की आवासीय सुविधा, महिला और पुलिस कार्मिकों के लिए अलग अलग सुविधाएं, बैरक का निर्माण, पुलिस लाइन का निर्माण, नए थानों का निर्माण, फायर टेंडर का निर्माण, ये सभी कार्रवाई को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम है कि वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है।
यानी बड़ा राज्य होने के बावजूद हम लोग इन सभी मामलों में इतनी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश सरकार ने इस दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया। प्रदेश सरकार ने लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया। प्रदेश की सरकार की कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में भी दुर्दांत अपराधी मारे गए, जिनकी संख्या 155 से अधिक, घायल हुए 3638, 13 पुलिस जवान हमारे शहीद हुए और 1236 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 48,038 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 694 पेशेवर अपराधियों पर या माफियाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई हुई। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं, लेकिन इसका मतलब सरकार चुपचाप नहीं बैठी है। इस सब के बावजूद प्रदेश सरकार ने उन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, वहां पर एटीएस के, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सेंटर स्थापना की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जो एक बेहतर परिणाम आया है, इस बेहतर परिणाम को आज हम सब इस बात से समझ सकते हैं कि इसने प्रदेश की छवि को बदला। लोगों की धारणा प्रदेश के बारे में बदली। जिस प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां पर जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, वही प्रदेश अपनी इस परंपरागत छवि को बदलने में सफल हुआ। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर निवेश का एक अच्छा गंतव्य बना। पहला इन्वेस्टर समिट जब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था तो उसमें हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हमारे साथ हुए, जिसमें से हम लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया, जिनमें से ज्यादातर यूनिट ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया। प्रदेश में लाखों नौजवानों को इससे नौकरी की संभावनाएं मिली, बढ़ी, रोजगार मिला और इसने प्रदेश की छवि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया। कोरोना कालखंड के दौरान भी उत्तर प्रदेश निवेश लाने में सफल रहा। 66,000 करोड़ रुपए का निवेश इस दौरान प्रदेश में हुआ, जिसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट यह चीन से उत्तर प्रदेश खींचने में सफल रहा। उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो गया है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर, जब हम डिजिटल तकनीक की बात करते हैं तो इसमें डाटा का बड़ा महत्व होता है।
देश का उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर भी यह उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहा है। इसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर 6 नोड पर लैंड बैंक बनाकर इसकी पॉलिसी बनाने के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पे निवेश करवाना प्रारंभ कर दिया है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की जो उनकी नई तकनीक पर आधारित नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई लखनऊ में प्रारंभ होने जा रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की यूनिट झांसी में स्थापित हो रही है। अलीगढ़ नोड पर भी 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसे ही कानपुर, आगरा और चित्रकूट नोड पर भी सफलतापूर्वक कार्य आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे यहां की समृद्धि का जो कभी आधार हुआ करता था, होता था यहां का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई का क्लस्टर यूपी के अंदर होना। सरकारी उपेक्षा, प्रताड़ना, भेदभाव और भ्रष्टाचार के कारण यह 2017 तक आते आते यह एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह बीमार हो चुका था, बंदी के कगार पर था। तब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की, जो आज देश का एक ब्रांड बना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का भी एक हब बना है। 1,21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश वर्तमान में अपने एमएसएमई सेक्टर से प्रतिवर्ष कर रहा है और इसने बैंकों की सीडो रेशियो को सुधारने में मदद की। 2,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हमने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को ही बैंकों से उपलब्ध करवाया। लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा इसके माध्यम से प्राप्त हुई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी हमने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को भी प्रोत्साहित किया। गांव का बढ़ई है, गांव का धोबी है, गांव का नाऊ है, गांव का मोची है, गांव का हलवाई है, राजमिस्त्री है, इन सब की ट्रेनिंग, इनको टूल किट उपलब्ध कराना और फिर गांव का कुम्हार, इन सबको इसके साथ जोड़ा गया। इसने भी गांव की इस परंपरागत हस्तशिल्पी को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बड़ा करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। प्रदेश के अंदर आज जो हमारा निवेश मित्र पोर्टल है, सिंगल विंडो सिस्टम है निवेश का, यह देश का सबसे बड़ा निवेश का सिंगल विंडो क्लियरेंस का ये माध्यम बना है और 349 सेवाएं हम इसके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। और प्रदेश ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से भी प्रदेश के अंदर 66,000 हेक्टेयर लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके प्रदेश के अंदर सार्वजनिक संस्थान खोलने, मेडिकल कॉलेज बनाने, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, डिफेंस कॉरिडोर के साथ साथ निवेश का एक लैंड बैंक बनाने में भी सफलता प्राप्त की है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 2017 के पहले राज्य सरकार की, उस समय की राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। और उस समय याद करिए, जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो हम लोगों ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में अपने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के ऋण मोचन की कार्रवाई को संपादित किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर
ये देश के अंदर पहला कार्यक्रम था जिसमें सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, बिना किसी विवाद के तकनीक का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। दशकों से उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। मध्य गंगा नहर परियोजना, पूर्वी गंगा नहर परियोजना, राजघाट नहर परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाण सागर नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, ऐसे ही तमाम परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। 30 साल 40 साल से पड़ी हुई थी। बाण सागर की परियोजना का शिलान्यास 1978 में उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने किया था। अभी हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करवाया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना उस समय के योजना आयोग ने इस योजना को 1971 में 72 में इस योजना को बनाया था और तब से लंबित पड़ी हुई थी। पिछली सरकारें पैसा नहीं देती थी, कार्य नहीं करती थी, पैसा चला भी गया तो ठेकेदारी के चक्कर में कार्य विवादित होता था, कार्य कभी पूरा नहीं हो पाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी, मंडई परियोजना जैसी लगभग 18 परियोजनाओं को हम अब तक पूरा कर चुके हैं और इसके कारण प्रदेश के अंदर 21,37,000 हेक्टेयर लैंड को सिंचन की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार ने इसके माध्यम से लगभग 37 से 38 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के अंदर मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज का दाम मिले। 2017 के पहले ये नहीं हो पाता था। आड़ती हावी थे, किसान को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता था और जो आड़ती भी लेते थे, जिन आड़तियों से भी खरीदा जाता था, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदा जाता था। मुनाफा आड़ती कमाता था, किसान को नहीं मिलता था। इस सब के बावजूद अगर मैं बहुजन समाज पार्टी के 5 वर्ष की सरकार की चर्चा करूं तो किसान से सीधे नहीं, आड़तियों के माध्यम से 240 लाख मीट्रिक टन उनके द्वारा क्रय किया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 12 से 17 के बीच 217 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और अगर मैं विगत 5 वर्ष के अंदर की बात करूं तो इसी 5 वर्ष के दौरान किसानों के साथ सीधे क्रय जो किसानों से हुआ और एमएसपी का लाभ उसे दिया गया, यह संख्या है 494 लाख मीट्रिक टन का। 494 लाख मीट्रिक टन। अकेले इस सीजन में अब तक हम 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान का क्रय कर चुके हैं। ये धान और गेहूं की जो क्रय की स्थिति प्रदेश के अंदर होनी चाहिए थी, अगर पिछले 15 वर्षों के डाटा को अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में किसानों से सीधे क्रय नहीं होता था, मुनाफा आड़ती कमाता था। उस सब के बावजूद उनका दोनों को मिलाकर के जितना है उससे ज्यादा अकेले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने खरीदा है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर जब हम किसानों को भुगतान की बात करें तो उन सरकारों के समय जो भुगतान आड़तियों को होता था 10 वर्ष में हुआ है 54,000 करोड़ रुपए का भुगतान और
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 5 वर्ष में हुआ है 87,000 करोड़ रुपए का भुगतान। गन्ना किसान, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, औने पौने दाम पे बिकी थी। चीनी मिलें बंद हो गई थी, गन्ना किसान बदहाल था। पिछले 5 साल के दौरान भले ही 2 साल कोरोना ने व्यवधान डाले हों, लेकिन तब भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। गन्ना किसानों को अब तक उत्तर प्रदेश सरकार 1,57,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कर चुकी है। और यही नहीं, हम लोगों ने 3 नई चीनी मिल लगाई। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, उनके स्वयं की कर्मभूमि पर छपरौली में रमाला चीनी मिल की स्थापना करके वह चालू हो चुकी है। ऐसे ही बस्ती जनपद के मुंडेरवा में जहां किसानों पर गोली चली थी, वहां पर भी नई चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है। और गोरखपुर के पिपराई चीनी मिल बंद कर दी गई थी, औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। पिछली सरकारों के समय वहां भी एक नई चीनी मिल लग चुकी है। 20 नई चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और लगातार इस दिशा में आगे कार्य कर रही है। चीनी का उत्पादन की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 64 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय देश के अंदर वार्षिक जो उत्पादन है चीनी का, यह उत्तर प्रदेश के अंदर 116,71,000 मीट्रिक टन वार्षिक चीनी का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चीनी की खपत नहीं है तो हम शुगर केन से इथेनॉल बना सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 7 से 12 के बीच में 58 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 142 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 348 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन प्रदेश के अंदर किया है। कृषक दुर्घटना बीमा यह केवल बीमा कंपनियों की मनमानी का आधार बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस योजना के अंतर्गत न केवल किसान बल्कि बटाईदार को भी लेकर के प्रदेश के अंदर 2451 करोड़ रुपए की धनराशि किसान और बटाईदार परिवारों को, किसान का परिवार, बटाईदार, इन सबको अब तक उपलब्ध करवाया है। और जो लाभार्थी हैं इनकी संख्या लगभग 54,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें हर किसान को 54,000 रुपए, हर किसान को 6,000 रुपए सालाना प्राप्त होना है। इसमें सपा बसपा की सरकार के समय किसानों के उन्नयन के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। आज 2,57,00,000 किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है और इसमें 42,414 करोड़ रुपए अब तक अन्नदाता किसानों के खाते में उपलब्ध कराया जा चुका है। मित्रों, महिला सशक्तिकरण यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि हकीकत में भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान, मातृवंदना अभियान, जननी सुरक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश में स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क करने के बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 11,57,000 बेटियां अब तक लाभान्वित हो रही हैं और इसने उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात को भी सुधारने में बड़ी मदद की है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी वर्तमान में कार्य कर रही है। गांव में, जिस गांव में जो व्यक्ति निवास करता है, उस गांव में उसने अगर अपना मकान बनाया है तो पहले ग्राम पंचायत की भूमि होती थी, उसका कोई भी मालिकाना अधिकार उस परिवार को नहीं मिलता था। मकान उजड़ गया तो दोबारा मकान बना रहा है तो कोई दबंग उसको नहीं बनने देता था। लेकिन पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से आज इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में 15,940 गांवों में 23,47,000 लोगों को उनकी जमीन का, जिसमें मकान बना है, उसका स्वामित्व का अधिकार उसे प्राप्त किया गया है। घरौनी जिसे आप कह सकते हैं, एक घरौनी उपलब्ध कराया गया है। 10 लाख महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने की कार्रवाई हुई है और प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम को हर जनपद में ये महिला स्वयंसेवी समूह चला रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में बने हुए सामुदायिक शौचालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी यही लोग बढ़ा रहे हैं और प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1,803 फेयर प्राइस शॉप को भी ये लोग चला रहे हैं। राज्य सरकार ने तय किया कि जहां भी राशन कोटे की शिकायत हो वहां पर यह कार्यक्रम हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से चलाएंगे। रसोई गैस के सिलेंडर, उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब महिलाओं को पिछले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ से अधिक निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए और इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी संख्या 5 करोड़ 28 लाख हो चुकी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में राशि 51,000 लाभार्थी परिवार को उपलब्ध कराई जाती है और इस योजना में अब तक 1,76,474 जोड़ों को वैवाहिक बंधन से बांध करके उन्हें शासन की योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया। बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से पास्को एक्ट के मामलों के निस्तारण की कार्रवाई, पास्को से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। मित्रों, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी सदैव एक विवाद का कारण बनती थी क्योंकि इसमें भाई भतीजावाद था, इसमें जातिवाद था, इसमें तमाम प्रकार की अन्य शिकायतें आती थी, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार भी था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लैपटॉप की बात की थी। 15 करोड़ लैपटॉप उस समय खरीदे भी गए थे, लेकिन केवल 6 लाख ही वितरित किए गए। शेष कहां चले गए कोई पता नहीं। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश के हर यूथ को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई प्रारंभ की है और उसके परिणाम भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। खासतौर पर सुरक्षा रिफॉर्म का परिणाम क्या है? निवेश और एमएसएमई सेक्टर में तेजी आने के कारण 1 करोड़ 61 लाख से अधिक
लोगों को इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ। प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर स्वतः रोजगार को सृजन करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश ने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। खासतौर पर अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में नए राज्य विश्वविद्यालय, मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक नया खेल विश्वविद्यालय, लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर अटल मेडिकल विश्वविद्यालय, प्रयागराज में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की कार्रवाई चल रही है, और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय। ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए। प्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई, जिनमें से 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों का और 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती भी इसके साथ जुड़ी हुई है। छात्रावास, पिछली सरकारों के समय छात्रावास एक घोटाला बन गया था, और प्रदेश के अंदर सपा बसपा की सरकार में एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़ी जाति के और समाजवादी पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप को रोक दी गई थी। हमारी सरकार जब आई तो डबल इंजन की सरकार वर्तमान में 1,78,00,000 छात्रों को 13,618 करोड़ रुपए की वर्तमान में छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा रहा है। प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प करने के लिए एक नई योजना हम लोगों ने उस समय चालू की थी। 1,40,000 विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालय बनाने के लिए फ्लोरिंग, बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क और बेंच, सेपरेट टॉयलेट, पेयजल की सेपरेट व्यवस्था, ये सभी सुविधाएं 1,40,000 से अधिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में उपलब्ध कराया जा सका है। और यही नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1,81,00,000 बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर, बुक, बैग्स, ये सभी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी राज्य सरकार के द्वारा संपन्न हुई है। लगातार इस कार्रवाई को अब हम लोग डीबीटी के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2017 के पहले भूख से मौतें होती थी। मुझे याद है 2016 में मैं स्वयं सांसद था। जनपद कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट और अन्य राज्यों में भूख के कई प्रकरण आए थे, जहां पर कुछ क्षेत्रों में मैंने स्वयं विजिट भी किया था। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है, उसे राशन की सुविधा राज्य के अंदर ईमानदारी के साथ प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 4,800 करोड़ रुपए के कुल फंड के 80,000 जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फेयर प्राइस शॉप्स हैं, इन सभी फेयर प्राइस शॉप में वर्तमान में कोविड कालखंड के दौरान सरकार 2 बार फ्री में राशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रही है। हम लोगों ने ये सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप को ई-पॉस मशीन के साथ जोड़ा है। हर एक जरूरतमंद के पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के साथ वह व्यक्ति अपना राशन न केवल अपने गांव में बल्कि प्रदेश या देश के अंदर जहां उसकी मर्जी आती है, वहां पर उस राशन की सुविधा को इस तकनीक के माध्यम से
प्राप्त कर सकता है। राशन की वितरण की प्रणाली को सफलतापूर्वक प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहना भी मिली है। प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन, इस पेंशन को ही बढ़ाया है। पिछली सरकार, आप सब इस बारे में जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सब पेंशन इन वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का, दिव्यांगजनों का पेंशन रोक सा दिया गया था। उन्होंने इस पेंशन को अपने कैडर, समाजवादी कैडर की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। जब सरकार बीजेपी नेतृत्व की आई, फिर से ये पेंशन शुरू की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1000 रुपये पर लाभार्थी के हिसाब से 1 करोड़ ऐसे परिवारों को जो अनमन्य हैं, उन्हें 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई किए हैं। चाहे वह दिव्यांगजन पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, इसे उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, पहली बार देश के स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8,80,000 स्ट्रीट वेंडर को व्यवसाय हेतु यह सुविधा प्राप्त हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर ये व्यापक पैमाने पर इस योजना का लाभ यहां के स्ट्रीट वेंडर ले रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत जो हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और उद्यमी हैं, उन्हें प्रदेश सरकार टूल किट उपलब्ध, ट्रेनिंग और टूल किट उपलब्ध करवाती है। श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान के पहले भरण पोषण भत्ता और हर एक श्रमिक के पास उसका राशन कार्ड और नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ उसे जोड़ने का कार्यवाही। दूसरा, राज्य सरकार ने थर्ड वेव के दौरान भी और सेकंड वेव के दौरान भी अपने कार्मिक और श्रमिकों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 करोड़ श्रमिक न केवल भरण पोषण भत्ता का लाभ ले रहे हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है और 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी भी उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। श्रमिकों हेतु पेंशन, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में उन श्रमिकों को जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, वे सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाते हैं, उन्हें 3,000 प्रति माह की व्यवस्था पेंशन की उन लोगों के लिए पहले ही की जा चुकी है। मित्रों, श्रमिकों की कन्याओं की शादी के लिए भी अनुदान की व्यवस्था, पहले सरकारों में इस दिशा में प्रयास नहीं हो पाते थे। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया और वर्तमान में प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 लाख के आसपास श्रमिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने श्रमिकों के बच्चों के लिए, क्योंकि श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक होता है, आज वह लखनऊ में है, 2 महीने के बाद कानपुर चला जाता है, फिर उसके बाद वह दूसरे स्टेशन पे चला जाता है, तो उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अटल आवासीय विद्यालय, हर कमिश्नरी मुख्यालय पर एक अटल आवासीय विद्यालय की कार्रवाई वर्तमान में हो रही है। मित्रों, गरीबों के कल्याण के लिए हर सिर पर छत होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य भी दिया देश के राज्यों को और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विगत 5 वर्ष के दौरान 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराने में सफल हुआ है।
2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। सामुदायिक शौचालय भी सभी ग्राम पंचायतों में बनाए गए और साथ साथ प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की कार्रवाई, ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। कोविड प्रबंधन से मैंने अपने कार्यक्रम को शुरुआत की, तो हम इस बात को देख सकते हैं कि कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सदैव उपेक्षा हुई। 1947 से 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी के अंदर बने थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 17 से 21 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान में यानी 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यानी इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे। और मित्रों, 17 से 22 के बीच में 33 नए मेडिकल कॉलेज सरकार बना रही है, जिनमें से 17 विगत 2 वर्ष के दौरान क्रियाशील हो चुकी है, जिनमें से एडमिशन हो चुके हैं, वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश भी हो चुके हैं और 2 एम्स के निर्माण की कार्रवाई भी अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी हो चुकी है, वे क्रियाशील उन्हें किया जा चुका है। प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने जो अपने विश्वविद्यालय बनाए हैं, उसमें पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी भी श्रद्धेय अटल जी के नाम पर लखनऊ में स्थापित हो रहा है, अटल मेडिकल विश्वविद्यालय। ऐसे ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफी विस्तार हुआ है प्रदेश के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो न केवल हम लोगों ने वर्तमान में 9 करोड़ लोगों को, जिसमें 6 करोड़ को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से, 3 करोड़ को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल कोविड प्रबंधन ने दुनिया के सामने कुछ मॉडल खड़े किए, बल्कि इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी प्रदेश के 38 जनपदों में, प्रतिवर्ष 1,500 से 2,000 मौतें एवरेज होती थी। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से इंसेफ्लाइटिस जैसी घातक बीमारियों को रोकने में सफल हुआ है। उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही जो प्रदेश का ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर की कार्रवाई जो प्रदेश के अंदर स्थापित होना चाहिए था, अगर 1947 से 2017 के बीच हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में केवल 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाया था। 2007 से 2012 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे की कार्रवाई बहुजन समाजवादी पार्टी के समय संपन्न हुई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आधा अधूरा, यह 12 से 17 के बीच में बन पाया था, इसलिए मैंने 1.5 एक्सप्रेसवे की बात की। और मित्रों, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे ये राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण के अपने अंतिम चरण में चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रारंभ हो चुका है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रगति पर है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और वाराणसी से कोलकाता के बीच, गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच यह कार्रवाई भी एक्सप्रेसवे के निर्माण की तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यही नहीं, हम प्रदेश के अंदर देखेंगे कि 2007 से 2017 के बीच 10 वर्षों में 496 ब्रिजेज बन पाए थे और 17 से लेकर के 22 के बीच में वर्तमान में हम 925 सेतुओं के निर्माण के कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा चुके हैं। हाईवे के निर्माण की कार्रवाई को भी रिकॉर्ड समय में प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी कि इंटरस्टेट सीमा से जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जहां पर गड्ढे प्रारंभ हो, समझो यूपी है, लेकिन आज हमारी सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया और प्रदेश के अंदर 1947 से 2017 तक 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। आज 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पे कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश शीघ्र 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो की सेवा मात्र गाजियाबाद में संचालित थी, क्रियाशील थी। आज उत्तर प्रदेश की 5 सिटी मेट्रो के साथ जुड़ी है। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। देश की पहली रैपिड रेल, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रैपिड रेल, दिल्ली मेरठ के बीच में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश को देश का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन में जो 10 चयनित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, उनके साथ ही जो 7 शेष बचे हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ा और आज उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी मिशन का अभियान देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। प्रदेश के अंदर दूसरी जो प्रदेश की पहचान 2017 के पहले थी कि जहां से सायंकाल होते ही अंधेरा हो जाए, समझो उत्तर प्रदेश आ गया। बिजली भी चेहरा देख करके, क्षेत्र देख करके दी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के सभी 2 लाख से अधिक राजस्व गांवों में, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और ये आपूर्ति अप्रैल 2017 से अनवरत जारी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से 1,21,000 से अधिक मजरों पे विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,43,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 70 वर्षों में जो विद्युत का उत्पादन प्रदेश में होता था वह होता था 4,730 मेगावाट और 5 साल में हुआ है 8,262 मेगावाट। 70 वर्षों में कुल
सोलर एनर्जी का उत्पादन यूपी के अंदर हुआ 262 मेगावाट, 5 वर्ष में बढ़कर के हुआ है 1350 मेगावाट। मित्रों, प्रदेश के अंदर अगर पिछली सरकारों की कार्य पद्धति को आप देखें तो घूम फिर करके कहीं ना कहीं उसमें तुष्टीकरण की बू आती भी दिखाई देती थी, या फिर एक घोड़ा प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देता था। महोत्सव के नाम पर केवल सिपाही महोत्सव था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर जब महोत्सव की बात आती है तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब किसी उत्सव की बात आती है तो दीपोत्सव की बात आती है। अयोध्या का दीपोत्सव, वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव, वाराणसी का देव दीपावली और भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को प्रयागराज में कुंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अव्यवस्था का शिकार हो गया। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार को कुंभ के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ था। गंदगी, अव्यवस्था और भगदड़ का पर्याय कुंभ हो गया था और 2019 में हमें भी कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मित्रों, भव्य और दिव्य कुंभ कैसे होता है? स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के मार्ग से स्थापित किया प्रयागराज कुंभ ने 2019 में स्थापित किया। रिकॉर्ड मात्रा में श्रद्धालु भी आए और पर्यटक भी आए। पहले विकास के नाम पर पैसा का बंदरबांट होता था, और अगर मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास अगर कहीं देखना हो तो और तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री आज तक जरूर दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, आज आपको देखना हो विकास कैसे होता है। आधुनिक नगरी के रूप में बन रही अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम, चित्रकूट धाम के निर्माण की कार्रवाई, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सब के समग्र विकास को लेकर के सरकार ने जो काम प्रारंभ किया, 700 ऐसे प्रमुख तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार ने 5 वर्ष के अंदर सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर कला को समृद्ध करने के लिए समय समय पर अनेक आयोजन हुए। कला ये अपने आप में ईश्वरीय देन है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दी है। और ये कार्रवाई यमुना एक्सप्रेसवे पर गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रारंभ हो चुकी है। यह सफलतापूर्वक आज आगे बढ़ रहा है। मित्रों, 5 वर्षों का उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश को देश के अंदर एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक सफल समृद्ध प्रदेश की दिशा में निरंतर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और जो ये कार्य प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाए, या भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, इसलिए नहीं कि इसके नाम पर हम लोग फिर जनता के सामने इसकी बखान करें, बल्कि मेरा दायित्व है कि हम अपने रिकॉर्ड को लेकर के
अपने कार्यक्रमों का जो भी लेखा जोखा है जनता की अदालत के सामने प्रस्तुत करें, और जनता की अदालत में उनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने कंपैरिजन करने का प्रयास भी किया कि सपा की सरकार में क्या हुआ था, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन मुझे केवल इसके माध्यम से एक अपील करनी है, ये जो भी कार्य हम करने में सफल हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा थी। कोविड प्रबंधन से लेकर के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल से उभार करके निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करना, बिना भेदभाव की हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को शासन की योजना के साथ जोड़ना, और फिर सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 के पहले देश के अंदर भारत सरकार की किसी भी योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर नहीं था। उत्तर प्रदेश 17 के पहले भी आबादी की दृष्टि से नंबर 1 का प्रदेश था, लेकिन किसी भी अन्य कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे नहीं था। आज लगभग 50 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पे है, और प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्मार्ट सिटी मिशन की योजना, डीबीटी के माध्यम से या जेम पोर्टल से खरीदारी करने वाला राज्य हो, या डीबीटी के माध्यम से अपने नागरिकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के माध्यम से अधिक सुविधा प्रदान करने वाले राज्य, लगभग 50 ऐसी स्कीमें उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 राज्य बना है। जो ये यात्रा है सुरक्षा से समृद्धि की ओर, यह अनवरत बनी रहनी है। इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के सामने डबल इंजन की सरकार अपना लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही है, और 5 वर्ष के इस लेखा जोखा को आपके माध्यम से मैंने आज यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मुझे यद्यपि हर वर्ष मैंने सरकार के अपने लेखा जोखा को आपके सामने प्रस्तुत किया, सरकार के 100 दिन हुए थे तब भी मैंने प्रस्तुत किया था, 6 महीने हुए थे तब भी किया था, 1 वर्ष हुआ था तब भी किया था, 2 वर्ष हुए थे तो भी किया था, 3 वर्ष हुए थे तो भी किया था, 4 वर्ष होने पर भी उपलब्ध करवाया था, 4.5 वर्ष के उपलक्ष्य में भी कराया था, और आज जब 5 वर्ष की यात्रा ये पूरी होने की ओर अग्रसर है, तो मैंने कहा ये अपना लेखा जोखा में 5 वर्ष के पहले प्रस्तुत करूं, और इसीलिए मैंने आज आप सबको यहां पर आमंत्रित करके अपने पार्टी मुख्यालय में ही इस लेखा जोखा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।